नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से किए गए तीखे सवालों की, संसद में वक्फ पर बनी जेपीसी पर हुए हंगामे की, देखेंगे महाराष्ट्र में शिंदे के नए प्लान को, चुनाव से पहले लालू यादव की बीजेपी को दी दो टूक को, दिल्ली में डिप्टी सीएम पर बीजेपी के दांव को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों दिल्ली पुलिस के निशाने पर आए जामिया के 14 छात्र। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। संसद सत्र के आखिरी दिन सदन में पेश हुआ न्यू इनकम टैक्स बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पारदर्शी और टैक्स पेयर के अनुकूल बनाने का किया दावा। 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कोर्ट ने जांच में शामिल होने के दिए निर्देश। दिल्ली में आप की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 3 दिन में ही लोगों को गलती का एहसास हो गया। महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। रिजर्व पुलिस लाइन के 4 टेंट जलकर खाक। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अक्सर अपने फैसलों को लेकर विपक्ष से लेकर आम जनता के निशाने पर रहे हैं। हाल ही में अपने रिटायरमेंट से पहले भी चंद्रचूड़ कई मुद्दों पर घिरे दिखाई दिए। इस बीच चंद्रचूड़ का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उनसे वो तमाम तीखे सवाल किए गए, जिसका जवाब चंद्रचूड़ की खामोशी ने दिया। ऐसे में जहां एक तरफ चंद्रचूड़ अपने बयानों और फैसलों पर घिर गए, तो वहीं मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े हो गए। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट पर राजनीति का प्रभाव होता है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखा है। दरअसल मीडिया संस्थान बीबीसी को दिए इंटरव्यू में पूर्व सीजेआई से जो सवाल किए गए, उसने न केवल पूर्व सीजेआई को एक्सपोज किया बल्कि सिस्टम की परतें तक उधेड़ दी। इतना ही नहीं, पूर्व सीजेआई से किए गए सवालों ने एक बार फिर उसी बहस को गर्म कर दिया है जहां विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें, बीबीसी के सीनियर पत्रकार स्टीफन सेकूर ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के साथ देश की राजनीति से लेकर न्यायपालिका की जवाबदेही पर उठते सवालों पर बातचीत की, जिस पर पूर्व सीजेआई पूरी तरह एक्सपोज हो गए। जब उनसे सवाल किया गया कि विपक्ष के जो आरोप है उस पर आप क्या सोचते हैं, तो पूर्व सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 21,300 याचिकाओं का निपटारा किया था। आगे उन्होंने कहा, मैं उन राजनीतिक नेताओं का नाम नहीं लूंगा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन इससे पता चलता है कि कानून की उचित प्रक्रिया और कानून का शासन बरकरार है। उच्च न्यायालय, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि हम यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हैं। इसी के साथ पूर्व सीजेआई से उस रिपोर्ट के बारे में सवाल किया गया जिसमें 2023 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए अदालतों का इस्तेमाल कर रही है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स पूरी तरह से गलत है। भारत के 2024 के आम चुनाव के परिणामों ने उन दावों को गलत साबित कर दिया है कि देश वन पार्टी स्टेट की ओर बढ़ा है। इसके अलावा राम मंदिर पर अपने भगवान भरोसे वाले फैसले और महिलाओं की न्यायपालिका में बराबरी और परिवारवाद से लेकर दलितों की अनदेखी तक कई तीखे सवाल किए गए, जिसका जवाब पूर्व सीजेआई देने के बजाय इससे बचते दिखाई दिए। ऐसे में साफ हो गया कि हकीकत क्या है। संसद सत्र का आज आखिरी दिन है। इस बीच राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसका विपक्षी दलों ने खूब विरोध किया। कांग्रेस ने रिपोर्ट को एक तरफा बताते हुए कहा कि इसमें हमारी असहमति को रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट पर भड़कते हुए खड़गे ने इसे फर्जी तक बता दिया। तो कैसे संसद के आखिरी दिन भी चौतरफा घिरी मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद सत्र के आखिरी दिन भी मोदी सरकार चौतरफा विपक्ष के निशाने पर दिखाई दी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को आखिरकार पेश कर दिया गया और सदन पटल पर रिपोर्ट के रखते ही इस पर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया। दरअसल बीजेपी सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने इस रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश किया। रिपोर्ट उच्च सदन में पेश करते ही विपक्ष ने इस पर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 10 मिनट के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद फिर सदन बैठी। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी की रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि वो इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। उन्होंने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया। उन्होंने दावा किया कि सांसदों की राय को दबाया गया है और नॉन स्टेट होल्डर को बाहर से बुलाकर उनका स्टेक लिए जा रहा है। इतना ही नहीं, खड़गे ने सख्त लहजे में मांग की कि इस रिपोर्ट को वापस से जेपीसी के पास भेजा जाए। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने
अपना डिसेंट नोट दिया है। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि जेपीसी की इस रिपोर्ट में हमारी असहमति टिप्पणियों को शामिल नहीं किया गया। इसके जवाब में किरण रिजिजू ने विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें गलत बताया। रिजिजू ने कहा कि रिपोर्ट में विपक्ष की असहमति भी दर्ज है। बताते चले, वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में प्रबंधन और विनियमन से जुड़े मुद्दों का समाधान करना है, जिसके लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया जाएगा। इस पर विपक्षी सांसदों का आरोप है कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है और वक्फ बोर्डों को नुकसान पहुंचाने वाला है। समिति की रिपोर्ट पहले ही 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी जा चुकी थी और आज इसे लोकसभा में भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर खूब बवाल देखने को मिला। महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त एनडीए के लिए जबरदस्त सरदर्द बनी हुई है, जहां सहयोगी दलों में जारी खटपट थमने का नाम नहीं ले रही। विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी हाईकमान टेंशन में है। इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बुलाई गई अहम बैठक से शिंदे ने फिर से किनारा कर लिया है। ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई कि क्या वाकई महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत भी गठबंधन दलों में तालमेल बिठा पाने में कामयाब नहीं हो पा रही। ऐसे में आलम तो यह है कि सरकार बनाने के महीनों बाद भी सहयोगी दलों में खटपट का दौर जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर खबर है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच ऑल इज नॉट वेल के संकेत है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं, सरकार के गठन से शिंदे की बीजेपी से नाराजगी की चर्चाएं सुर्खियों में रही हैं। पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में शिंदे वाली शिवसेना के मंत्रियों ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद उप मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठक से भी किनारा कर लिया, जिसके बाद एनडीए में टूट की खबरों को मजबूती मिल रही है। बता दें, ये बैठक नगरीय विकास विभाग से संबंधित थी। इस बैठक में विभागीय मंत्री एकनाथ शिंदे के गैर हाजिर होने से राजनीतिक हलकों में चर्चा छिड़ गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना भाजपा से नाराज बताई जा रही है। खबर है कि खुद एकनाथ शिंदे भी भाजपा से नाराज चल रहे हैं। मंत्री उदय सामंत ने विभाग के प्रधान सचिव और SMED के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर नाराजगी भी जाहिर की थी, क्योंकि उद्योग विभाग में कई निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिए जा रहे थे। इस बीच एक IAS अधिकारी को ST निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। शिवसेना के मंत्री इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय निजी सचिवों और OSD की नियुक्तियों पर भी रोक लगा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैबिनेट बैठक के साथ साथ 100 दिवसीय समीक्षा बैठक में भी उपस्थित नहीं थे। इसलिए मुख्यमंत्री की बैठक में शिंदे की अनुपस्थिति से सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। पुणे, नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर शहरों के विकास प्राधिकरणों की बैठक सबरादी गेस्ट हाउस में होनी थी। इसके अलावा नासिक नगर निगम सीवेज उपचार परियोजना के संबंध में भी बैठक हुई। ये बैठकें शहरी विकास विभाग से संबंधित थी, इसलिए एकनाथ शिंदे के उपस्थित रहने की उम्मीद थी। हालांकि एकनाथ शिंदे बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसने कि एक बार फिर से चर्चाओं को तेज कर दिया है कि बीजेपी में कुछ बड़ा होने की संभावनाएं तेज होती जा रही हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने, इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है। वहीं दिल्ली में जीत के बाद भाजपा के बिहार में जीत के दावे तेज हो गए हैं। बीजेपी किसी भी हाल में अपनी स्थिति को लेकर और मजबूती करना चाहेगी, लेकिन इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान ने बिहार का चुनावी माहौल गर्म कर दिया है। तो क्या कुछ कहा लालू यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य में सियासी सरगर्मियों ने अभी से राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। दिल्ली में चुनाव के बाद हर किसी की निगाहें बिहार पर टिक गई है। ऐसे में एक के बाद एक 3 बड़े राज्यों में फतेह हासिल करने के बाद बीजेपी नेताओं का दावा है कि बिहार में एनडीए 225 सीटों का आंकड़ा छू लेगा और बिहार में एक बार फिर से बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं एनडीए नेताओं की ओर से किए जा रहे तमाम दावों के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। दरअसल 13 फरवरी को पत्रकारों से बात करते हुए लालू यादव ने साफ कह दिया कि हमारे रहते बीजेपी कैसे बिहार में सरकार बना लेगी। भाजपा बोल रही है कि बिहार में भी असर पड़ेगा इसका। कोई असर नहीं पड़ेगा, फैसला जाए। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग को रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान। दरअसल लालू यादव से बीजेपी की दिल्ली में हुई जीत पर सवाल किया गया, जिस पर आरजेडी प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जीत का बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक वो उनकी पार्टी मौजूद है, बिहार में कोई दूसरी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की जीत पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए लालू यादव ने ये बयान दिया है।
जिसके बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। साथ ही लालू यादव के बयान पर बवाल भी मच गया है। बताते चले दिल्ली में चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी गदगद है। दिल्ली को 70 सीटों में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटों पर जीत मिली है। दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ 27 साल बाद सरकार बनाने जा रही है। अब दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव की बारी है, तो एनडीए ने यहां 225 का टारगेट सेट कर लिया है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें। अलग अलग पार्टियों ने 2025 में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। एनडीए की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे। दूसरी ओर खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जिलों का दौरा कर रहे हैं। जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद भी कर रहे हैं, उनसे मिलकर बात कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि चुनावी नतीजों के बाद क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आता है। दिल्ली में सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा और मंत्री कौन बनेगा, इस सवाल का सस्पेंस गहराता जा रहा है। सीएम की रेस में कई सारे नाम हैं। इस बीच खबर है कि यूपी और महाराष्ट्र की तर्ज पर दिल्ली में भी बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम लाने की तैयारी कर ली है। तो दिल्ली को लेकर क्या है बीजेपी का बड़ा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी इतनी गदगद है कि सीएम और डिप्टी सीएम पर भी तगड़ा दांव चलने की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर रस्साकशी जारी है। साथ ही मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी पार्टी में मंथन तेज हो गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी देश की राजधानी को मिनी इंडिया के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में कहा तो ये भी जा रहा है कि यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की तर्ज पर दिल्ली में भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों से चल रही है। यानी दिल्ली को लेकर बीजेपी अपनी पकड़ इतनी मजबूत करने की कवायद में है कि दिल्ली से सीधे संदेश देने की कोशिश की जाएगी। इस प्लान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रस्ताव को लेकर गहन विचार विमर्श भी किया जा रहा है। उधर पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस कदम के जरिए राजधानी में विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार गठन में देरी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दौरे पर है। उनके लौटने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावनाएं हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा गया है। ऐसे में साफ है कि इस कदम से दिल्ली में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी बीजेपी इस फॉर्मूले को अपना चुकी है, जहां 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर संतुलन साधा गया है। बताते चले दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के चयन के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार को संभावित है। इसी बैठक में दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकती है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली में सत्ता का ताज किस नेता के सर सजाया जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया के 14 छात्रों को दिल्ली पुलिस ने तड़के सुबह हिरासत में लिया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कई छात्र छात्राओं को सस्पेंड करते हुए उनके कैंपस प्रवेश को भी बैन कर दिया है। अचानक दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, जहाँ यूनिवर्सिटी के छात्र और दिल्ली पुलिस का आमना सामना हुआ है। दरअसल 13 फरवरी की सुबह उस वक्त यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया जब दिल्ली पुलिस ने जामिया के 14 छात्रों को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी प्रशासन की शिकायत पर इन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया है। बता दें, हिरासत में लिए गए छात्रों में वो लोग शामिल हैं जो पिछले 4 दिनों से पीएचडी छात्रों के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इन छात्रों पर आरोप है कि इन्होंने अपने प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी में कैंटीन बंद करवा दी थी और उसकी कैंटीन के बाहर बैठकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों पर यह भी आरोप लगाया गया कि बुधवार को इन छात्रों ने कैंटीन के बाहर तोड़फोड़ की, जिसके बाद इन पर एक्शन लिया गया है। वहीं छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं समझी और सीधे पुलिस और सस्पेंशन की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि इसमें कई महिलाएं छात्र भी शामिल, जिस पर छात्र का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे छात्र अधिकारों का दमन और गैरकानूनी बताया है। आपको बता दें, छात्र अपनी कुछ मांगों को लेकर 10 फरवरी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते चले, छात्रों की मांग पर अनुशासन समिति 25 फरवरी को बैठक करेगी, जिसमें 15 दिसंबर 2024 को जामिया प्रतिरोध दिवस के आयोजन में 2 पीएचडी छात्रों की भूमिका की समीक्षा की जाएगी, जो कि 2019 के नागरिक संशोधन अधिनियम सीए के विरोध प्रदर्शनों को चिन्हित करने वाला वार्षिक कार्यक्रम है। क्योंकि छात्र 2019 में यूनिवर्सिटी में हुई फायरिंग की बरसी मनाना चाह रहे थे, जिसकी इजाजत प्रशासन ने नहीं दी। इसके बाद ये एक्शन लिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।